सो हेलो माय डियर कॉम्यून्स, कैसे हो यार? मुझे उम्मीद है सब होंगे झकास। तो इस उम्मीद के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। निक्कू भैया आए हो, क्या खास लाए हो? तो देखिए भैया जी, जो अपनी समरी सीरीज चल रही है ना, उसका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का चैप्टर अपन लेकर आ गए हैं। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि रिवीजन सीरीज है ना बिडू। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले है भैया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब भाई इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो रहा है तो सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब तो समझ लें। तो देखो अकाउंटिंग एक्चुअली में कुछ नहीं है, 5 और 2 7 वर्ड्स की परिभाषा है। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए अकाउंटिंग क्या है भैया? इज एन आर्ट, ये कला है रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाइंग करने की, समराइजिंग करने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इवेंट्स which are in part of at least financial character and interpreting the result thereof। बेसिक मतलब क्या हुआ भैया? और ये डेफिनेशन किन्होंने बताई है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA ने बताई है। अब इसका बेसिक क्रक्स क्या है भैया? इसका क्रक्स ये है कि अकाउंटिंग कुछ नहीं है, एक स्टेप है, एक प्रोसेस है, जहां पे सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो क्या कि ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। फिर आप मेजर करते हो कितने का हुआ, कितने का हुआ, मनी वर्थ में उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है भैया जी, अगर ये दोनों कर लिया तो फिर उसको लिखोगे, लिखने के बाद क्लासिफाई करोगे, क्लासिफाई करने के बाद उसको समराइज करोगे, समराइज करने के बाद उसको एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद एक निष्कर्ष निकालोगे यानी इंटरप्रिटेशन करोगे, और फिर जो भी चीजें हुई ये सब आप बताओगे यानी कम्युनिकेट करोगे रिजल्ट देयर ऑफ। इसी को अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, एक प्यारे शब्दों में इसको ऐसे लिखा जाता है। अब ये जो 7 शब्द मैंने कहे यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो अगला पॉइंट क्या भैया? भैया जी बता दो जरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भैया अकाउंटिंग के। तो देखो सबसे पहली बात तो वही है, क्या 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 क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। यानी कि जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो आप सिर्फ ये देखोगे कि क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फाइनेंशियल बोले तो पैसों से रिलेटेड, आप मनी वर्थ में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप इसकी मनी में क्या वैल्यू है उसको मेजर भी करोगे। मनी वर्थ है पर कितनी, 100 रुपए, 50 रुपए, 1 लाख रुपए, 1 करोड़, 10 लाख, क्या है भैया ये? ओके भैया जी। फिर आता है रिकॉर्डिंग, याद है ना आपको, जर्नल और सब्सिडरी बुक अपन यही करते हैं। ठीक है जी, तो ये समरी सीरीज है इसलिए अपन थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्लासिफाइंग यानी कि लेजर बनाना भैया जी, लेजर बनाते थे अपन, एक एक खर्चे को लिखना, जो जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको हर एक बात को डेट वाइज लिखना, वो हम जर्नल में करते हैं। फिर एक एक चीज को लिख लिया, अब एक एक चीज का अलग अलग से करना। जैसे मैंने सैलरी 10 बार दी तो मैंने रिकॉर्डिंग यहां जर्नल में 10 बार की होगी। लेकिन अब सैलरी को सिर्फ, अगर मुझे सिर्फ सैलरी का ही हिस्सा देखना है, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूं तो मैंने अगर सैलरी दी तो भी लिखूंगा, वेजेस दिए तो भी लिखूंगा, लाइट का खर्चा किया तो भी लिखूंगा, प्रिंटिंग का खर्चा किया तो भी लिखूंगा, कैरियर दिया तो भी लिखूंगा, ऑडिट फी दी तो भी लिखूंगा, हर खर्चे को लिखूंगा जैसे जैसे होता जाएगा। मगर अगर मुझसे किसी ने कह दिया कि सिर्फ ये बताओ कि पूरे साल भर में वेजेस कितने दिए, तो मैं क्या करूंगा? तो यानी मुझे एक और तरीका अपनाना पड़ेगा, हर खर्चे को बाइफरिकेट भी करना पड़ेगा, यानी कि क्लासिफाइंग लेजर करना पड़ेगा। फिर जब मैं ये सब करूंगा तो जाहिर सी बात है कुछ बैलेंसेस आएंगे। तो भैया हमने पढ़ा है डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, तो भैया ये पता कैसे चलेगा कि है कि नहीं है? तो उसके लिए मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, जहां पे मैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लूंगा कि भैया डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है कि नहीं, अगर टोटलिंग करें तो। पर क्या यहीं पे करके रुक जाऊंगा? नहीं, अगर दोनों बराबर मिल गए, कोई गलती नहीं मिल रही है, तो भैया मैं आगे बढ़ूंगा और ये देखूंगा कि क्या मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कमाया कि नहीं। तो यानी कि मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा भैया, यानी कि मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा भैया जी। ठीक है, सिर्फ यही नहीं बनाऊंगा भैया, फिर मैं ये भी देखूंगा कि साल भर में मेरी स्ट्रेंथ यानी एसेट्स कितने हुए, मेरी वीकनेस यानी लायबिलिटी कितनी है, ये दोनों भी बराबर होते हैं। और जब बैलेंस शीट बराबर आती है ना, हाय उफ, ये कितनी सुंदर है यार, ऐसा वर्ड निकलता है बैलेंस शीट को देखते ही। ठीक है जी, तो भैया जी बैलेंस शीट बनाएंगे। और फतेह की बात यह है भैया जी कि इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं अपन? इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। फिर भैया बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? अगर मैं सिर्फ बात करूं बैलेंस शीट की, भैया ई बैलेंस शीट को क्या बोलत हैं? तो ई को बोलत हैं पोजीशन स्टेटमेंट। और भैया ये दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं जोड़ दूं 11th क्लास के हिसाब से, आगे चल के अपन इसमें और भी चीजें जोड़ेंगे, अभी 11th क्लास के हिसाब से बता रहा हूं, 11th क्लास के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये दोनों जुड़कर क्या बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जब मैं ऐसे वर्ड्स लिखता हूं ना तो एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है भैया जी, चलो तो आगे बढ़े। फिर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी जो भी चीज हुई, फायदा नुकसान और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वीकनेस है, उन सब पे आप वर्क करोगे।
स्ट्रेंथ यानी हम एसेट से डिनोट करते हैं, वीकनेस यानी हम यहाँ उसको लायबिलिटी बोलते हैं, उधार जिससे भी लिया, जिस भी रूप में लिया हो, है ना। ठीक है भैया जी, अब इसको एनालाइज करेंगे एकदम गहन चिंतन के साथ, फिर उससे एक निष्कर्ष निकालेंगे कि आगे की प्लानिंग क्या करनी है, हमने क्या क्या गलती की, क्यों हुई, क्या ये और वो सब कुछ करने के बाद फिर हम हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको ये सब चीजें कम्युनिकेट करेंगे। ये 7 स्टेप तो हमने पहले भी पढ़े थे, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहां तो दिक्कत नहीं है। 2 नए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको भी आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आए तो ये 2 भी आपको जरूर लिखने हैं, कम से कम छोटे में ही सही। क्या है भैया कि अकाउंटिंग एक साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है, यानी कि जब मैं ये कहता हूं कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, सोचा होगा ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जब मैं बात करता हूं रिकॉर्डिंग करने की, तो रिकॉर्डिंग करने की एक कला है ना, कुछ रूल्स हैं, उसको भी लिखने का एक तरीका है, तरीका यानी आर्ट, समझ रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटेंसी जो है भैया जी वो साइंस भी है, उसमें साइंस के भी कंपोनेंट है और आर्ट्स के भी कंपोनेंट हैं। फिर है प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक तरीके की सर्विस है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी अकाउंटिंग करे ही नहीं, तो क्या उसको साल के बाद पता चल पाएगा कि उसने कितना पैसा कमाया, कितना गवाया, या कौन सा पैसा कहां कहां लगाया था? 1 साल तक की तो मेमोरी किसी के अंदर नहीं होती, हर ट्रांजैक्शन को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंटिंग कहीं ना कहीं एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन देता है जो आपका दिमाग भूल गया होगा, तो सर्विस है ना भाई। तो ये हमारे पास टोटल 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इसमें से कितने भी लिख सकते हो, पर हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ये सारे लिख देना तो मजा आ जाएगा। अगर आप चाहो तो सारों को 1 नंबर में नहीं तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन 1 में डाल दो, ठीक है जी, पर कोशिश ये जरूर करना। उम्मीद है कि आपको रिवाइज हो गया होगा। फिर इसके बाद अपन जाते हैं और पढ़ते हैं भैया ऑब्जेक्टिव्स, आखिर क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग। अब इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, ये सब कॉमन है, पर अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। क्या है भैया जी, क्या है ऑब्जेक्टिव? सबसे पहली बात, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। भाई अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो? रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, है ना। सैलरी कितनी दी, ऑडिट फी कितना दिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है, कितने के एसेट्स खरीदे, कितनी लाइबिलिटीज हैं, किस किस टाइप की हैं, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो पहला फंक्शन तो भैया यही है, तो पहला ऑब्जेक्टिव भी यही होगा। फिर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा नुकसान कितना हो भैया ये निकालना है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ध्यान से देखिएगा भैया जी, पोजीशन स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो भैया ये दोनों बनाने पड़ते हैं, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। हमें ये जानना है कि भाई साल भर में हमने कितना पैसा कमाया, कितनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी, कितनी हमारी वीकनेस आ गई, ध्यान देना पड़ता है, ठीक है जी। फिर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है जब मैं ये सब चीजें बनाऊंगा तो इसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब मैं जो भी हुआ पूरे साल में उसको देखूंगा, उसको आगे जाके बताऊंगा, जब उनको आगे जाके बताऊंगा तो फिर वो लोग पॉलिसी बनाएंगे, फिर वो लोग देखेंगे हमें क्या कमियां रह गई, कौन सी चीजें थी हमारे हार की वजह या हमारे लॉस की वजह, तो उनको हटाएंगे और कुछ नया सोचेंगे, यानी कि फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फिर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, फिर यूजर्स तक यानी कम्युनिकेशन, है ना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग का सिर्फ ये काम नहीं है कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया और बात खत्म, नहीं 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 नहीं, जो भी बनाया, जो भी एनालाइज किया वो भी पहुंचाना है किस तक, जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, बात खत्म। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, ये कहां से पॉइंट आया भैया, देखिए ये सारे पॉइंट्स ना आप एक्स्ट्रा बना सकते हो। अब क्या भैया, एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, भैया कैसे करता है? अब देखो, अगर मैंने लिखा भाई मेरे पास 10 मान लीजिए कंप्यूटर है 50-50 हजार रुपए के, तो 5 लाख हो गया, ठीक है। फिर मैंने बीच में 2 खरीदे, एक बेच दिया, क्या साल भर में कब कब कितने कितने का खरीदा, और कंप्यूटर की प्राइस बढ़ती घटती रहती है, नए नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, है ना, हार्डवेयर आ जाते हैं, तो भैया इसकी वजह से मुझे हर कंप्यूटर की प्राइस तो याद नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने उसको लिख रखा होगा, अगर मैंने उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पेज पलटूंगा, देखूंगा, अच्छा ये वाला कंप्यूटर इतने का था, अच्छा ये वाला कंप्यूटर इतने का था। अब मान लीजिए मेरे को दिख रहा है, अब मैं इसको लेकर जाऊंगा फैक्ट्री में, चेक करूंगा, अच्छा एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, अच्छा एक कंप्यूटर यहाँ है। अब मान लीजिए मेरी लिस्ट में दिख रहा है 13 और मुझे दिखे 12, तो मैं कहूंगा भैया 13वां कहाँ है भाई, आओ अकाउंट डिपार्टमेंट आओ भाई, ये क्या चक्कर है। या फिर जो हमने रखे होंगे देखने वाखने के लिए उनको बुलाऊंगा, भाई क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये सब चीजें, हाँ भाई क्या कर रहे हो, ऑपरेशंस कहते हैं उनको, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर नाम लिया जाए तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को बोलूंगा भाई क्या हो रहा है भाई, एसी यहाँ 13 लिखे हैं, कंप्यूटर यहाँ 13 लिखे हैं, और आपके यहाँ तो अपने को यार 12 दिख रहे हैं, एक कौन कौन लेकर गया। तो यानी मैं अगर लिखूंगा तो मुझे याद रहेगा, वरना पता चला कोई चुपके चुपके निकाल के ले गया और मुझे पता ही नहीं चला, क्यों, क्योंकि मेरे को तो याद नहीं था, साल भर बाद इतना याद नहीं रहता है, ठीक है जी। तो प्रोटेक्टिंग बिजनेस, तो अकाउंटिंग करके आप अपने एसेट्स को बचा सकते हो, कोई आपके एसेट चुराएगा तो आपको पता भी चल जाएगा, और एक डर भी रहता है अकाउंटिंग करते वक्त। नाउ अगला है फंक्शंस, देखिए मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अगर आप नोटिस करोगे तो ये कॉमन है, क्योंकि भैया अकाउंटिंग का बेसिक काम तो यही है, ये कॉमन है। तो भैया
क्या आपको ज्यादा एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत है? अगर आप ऑब्जेक्टिव्स भी याद कर लो ना, यही चिपकाने हैं, चाहे फंक्शंस पूछे चाहे एडवांटेज पूछे, 2-4 वर्ड्स अलग अलग होते हैं। तो आइए, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दोनों बातें आ गई, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट, बात खत्म। और बताओ क्या चाहिए? फिर लीगल रिक्वायरमेंट, ये थोड़ा अलग है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जब आप अकाउंटिंग करते हो तो जाहिर सी बात है जीएसटी, उसकी भी अकाउंटिंग करोगे। फिर जीएसटी वाले अगर आएंगे, देखेंगे अच्छा जीएसटी की है, फिर वो अपने रूल्स देखेंगे, हमने कैसा कहा था, अच्छा इस पे 5% लगाना था 5% लगाया, इस पे 13 लगाना था, हाँ, इस पे 13 लगाया। यानी आपकी लीगली भी ये हेल्प करता है अकाउंटिंग, लीगल रिक्वायरमेंट्स। और इनफैक्ट अगर आपको मान लीजिए कोई कोर्ट ऑफ लॉ भी, अपन आगे चल के भी पॉइंट आता है कि लेट सपोज अगर मान लीजिए कभी आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया कि भाई इन्होंने गलत अकाउंटिंग की है, तो आप अकाउंटिंग बुक से उसकी चेकिंग करा सकते हो। ठीक है जी, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स भी ये फुलफिल करता है। फिर कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये वही वाला पॉइंट है, देखिए प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को ये कम्युनिकेट करता है, जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यही वाली पॉइंट है, फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। तो अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट कॉमन है, ये वाला पॉइंट कॉमन है, ये वाला पॉइंट कॉमन है। तो ये कॉमन पॉइंट याद रखो, कोई भी सवाल अगर इन तीनों से रिलेटेड आएगा चिपका देना। अगला चलते हैं अपन एडवांटेज। एडवांटेज में देखिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, आपको बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको किसी भी बिजनेस के बारे में जानना है तो उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक करो। समझ रहे हो आप? ठीक है जी। आप अगर मान लीजिए अभी मैं आपको एक एक एक, एक छोटा सा टास्क, अगर आप यहां तक पहुंचे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक टाइप करनी है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस कंपनी, अदानी कंपनी, टाटा कंपनी, कोई भी, टाटा की बहुत सारी हैं, सबकी आप देखना गूगल में भी आ जाएगा। अब तो आप चैट जीपीटी वाले भी हो गए, लेकिन आप गूगल में सर्च करोगे आपको पूरी एनुअल रिपोर्ट मिलेगी। आप उसको पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस साल या जिस ईयर की भी एनुअल रिपोर्ट मिलेगी, उस साल उन्होंने कितना सेल किया था, कितना परचेज किया था। वो क्यों पता चल पा रहा है? क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस की आपको पता चल जाती है। फिर हेल्प्स इन मैनेजमेंट, ये कॉमन पॉइंट है भैया जी। फिर हेल्प्स इन मेमोरी, याद रखने में आसान है, यहां पे भी लिखाया था मैंने, कहां गया, ये रहा, प्रोवाइडिंग सर्विस फैसिलिटी, है ना, कि आपकी याददाश्त का काम करती है ये, तो ये सर्विस ही है एक प्रकार की। तो हेल्प्स इन मेमोरी पर ये कॉमन पॉइंट नहीं, तो इसको भी हटा दो। हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि मान लीजिए आपने पिछले साल जो अर्न किया था, फिर इस साल जो भी किया, तो इस साल का भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाया, इस साल का भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाया, आप कंपेयर कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप 9th क्लास में एग्जाम ही ना देते तो 10th में आते क्या? नहीं। अब 9th का एग्जाम दिया, 10th का एग्जाम दिया, दोनों में कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, काफी सब्जेक्ट कॉमन होते हैं वैसे तो, अगर बेसिकली देखें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस में आपके पास तीनों सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। अब 9th में कुछ मार्क्स आए होंगे, 10th में कुछ मार्क्स आए होंगे, दोनों को मार्क्स को आप देख सकते हो कि अगर ये मैथ्स में दोनों ही साल वीक है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यार ये मैथ्स में थोड़ा वीक है। अगर 9th में कम थे, 10th में ज्यादा आ गए, तो यानी मैथ्स में अच्छी इंप्रूवमेंट की है, क्या टीचर का चक्कर है, या इसने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 10th बोर्ड होती है, थोड़ा सीरियस हो गया क्या, ये सारी चीजें हो सकती है ना, आप एनालाइज कर सकते हैं। तो भैया कंपेरेटिव स्टडी, कंपेयर करना आसान हो जाता है अगर आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो। तो अगर मेंटेन नहीं करोगे तो कैसे कंपेयर करोगे? फिर फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी ये वही वाला पॉइंट है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। यानी कि अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी बनती है आपकी, तो आपको पहली बात तो ये पता कैसे चलेगा कि मुझे टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना है? भैया जी आपको सबसे पहले सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। जब रिकॉर्ड्स बनाओगे तो पता चलेगा कि भाई आपने इतना जीएसटी कलेक्ट किया है दूसरे दूसरों से, तो आपका इतना इनपुट मिला, जो बच गया वो आपको जमा करना है। तो जाहिर सी बात है आपकी टैक्स लायबिलिटी की बात पता चल जाएगी, तो आप जमा कर दोगे। ठीक है जी, वरना पीछे पड़ जाएगी सरकार। ठीक है जी। फैसिलिटेट लोन, अगर आपको किसी से लोन चाहिए तो आप उसको बोलोगे ना भाई मैं इतना प्रॉफिट कमाता हूं, अगर आप बोलोगे भाई मैं बहुत लॉस कमाता हूं यार प्लीज 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 लोन दे, तो कोई देगा क्या? नहीं ना। और अगर आप किसी से कहोगे भाई मैं कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता, मुझे नहीं पता मेरा बिजनेस क्या करता है, कितना कमाता है कितना नहीं कमाता, पर लोन दे दे भाई यार, इंसान तू भी है, इंसान मैं भी हूं, आज मुझे जरूरत है, लोन दे दे भाई, तो कोई देगा क्या? कहेगा इमोशनल बातें साइड में रखो भैया, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो यानी कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। कई बार वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कई कंडीशंस में होता है कि लॉस वालों को भी लोन मिल जाए किसी किसी चीज पर, अगर उन्होंने अपने एसेट्स गिरवी रख दिया, कुछ कर दिया। लेकिन जिसके रिकॉर्ड्स ही मेंटेन नहीं है उनको लोन नहीं मिलता। ठीक है जी। एविडेंस इन कोर्ट, भैया जी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना, और आपने आप में से कई लोग सीए करना चाहते होंगे, सीए कैन चीयर्स हाई फाई। भैया जी ये जो सीए करने वाले लोग होते हैं ना, इनको एक सब्जेक्ट होता है ऑडिट, यानी यही लोग कंपनी का ऑडिट करते हैं। ऑडिट मतलब कि चेकिंग करते हैं कंपनी ने सब कुछ सही से बनाया कि नहीं बनाया। अगर उन्होंने एक बार चेक कर लिया और उस पर ठप्पा लगा दिया तो वो एविडेंस का काम करता है कोर्ट में। अगर मान लीजिए सरकार कहे नहीं ये गलत है, तो आप वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा सकते हो और सीए के साइन भी।
तो सरकार भी धीरे हाथ डालती है, इतनी तेज नहीं डालती। तो एज एन एविडेंस भी ये काम करता है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, तो ये इसके क्या थे भैया, एडवांटेज थे। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी। ये भैया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आता ही आता है और बहुत बार आता है क्लास 11th में। तो क्या है भैया, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऐसे तो हमें पता है कि अकाउंट जो है क्वांटिटेटिव से रिलेटेड है, उसमें मनी वैल्यू आती है, पर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी क्या है भैया, रिलायबिलिटी। कि जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हो तो आपको फैक्चुअली करेक्ट बनाने हैं। क्या बनाने हैं भैया, फैक्चुअली करेक्ट, अनबायस्ड बनाने हैं, फैक्चुअली करेक्ट बनाने हैं। ये ना कि कुछ भी गलत सलत कुछ भी फिगर लिख दिया, किसी से बायस्ड होकर नहीं बनाना, ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज है वो आप पे बिलीव तो करें कि हाँ भैया आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही बनाए होंगे। तो सबसे पहली चीज ये है। दूसरी, रेलिवेंस, यानी कि अननेसेसरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं भर देनी है, आपको क्रिस्प मैनर में समझाना है कि हाँ भैया ये है, ये है। मान लीजिए मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, मैंने उसमें 10 बार सैलरी दी, 10 बार लिख दी, तो अजीब लगेगा ना। आप सैलरी का टोटल लिखो ना। या कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लिख दी है जो जरूरत की नहीं है। वैसे तो सारी इंफॉर्मेशन जरूरत की होती है, बट कुछ होती है जो आपको फ्रंट में दिखानी है, कुछ होती है जो उसके अंदर जाके दिखानी होती है ना। तो ये आपको ध्यान देना पड़ता है कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा भैया, इंफॉर्मेशन रेलिवेंट तो हो लेकिन अंडरस्टैंडेबल भी हो। ऑफ कोर्स इसमें एक थोड़ा सा डिबेट होता है कि भैया अगर किसी ने कॉमर्स नहीं पढ़ी तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा। तो एक बेसिक ये माना जाता है कि बेसिक कॉमर्स उसने पढ़ी हो या बेसिक उसको आइडिया हो कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होती है, तो आपको ऐसी रिपोर्ट बनानी है कि जिसके पास बेसिक नॉलेज है वो कम से कम समझ पाए। वरना आप कहोगे भैया किसी ने कॉमर्स पढ़ा ही नहीं तो उसे क्या पता वेजेस क्या होता है, सैलरी तो चलो वो जॉब करते होंगे तो पता होगा, है ना, लेकिन ऑडिट फी पता नहीं होगा उनको। तो फिर तो बेसिक नॉलेज हो तो उसको कम से कम अंडरस्टैंड में आ जाए कि आपने किस फॉर्मेट में क्या क्या तरीके से बनाया है, क्या क्या बाइफिकेशन लिया है। ये आपके लिए इजी होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो जाए कि 5-6 हेड के एक्सपेंस आपने एक ही में डाल दिए, उसका एनेक्सर भी नहीं बनाया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, यानी कि अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो हमेशा अमाउंट के कॉलम में 2 बनाए जाते हैं। 11th क्लास में तो अभी आपको एक ही सिखाया जाएगा। जब अपन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जाएंगे तो वहां पे मैं कई बार 2 ईयर्स को एक साथ बनाऊंगा तो वहां आपको दिखाऊंगा। वरना नॉर्मली रियल वर्ल्ड में अभी मैंने आपको एक टास्क दिया ना कि भैया एनुअल रिपोर्ट टाइप करो, किसी भी कंपनी जो आपको पसंद हो, उसमें आप देखना 2 ईयर्स होते हैं, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर, ताकि आप सामने सामने कंपेयर कर पाओ। तो भैया जी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग इसी 4 फीचर्स के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, फिर किसी किसी बुक में आपको 5-6 पॉइंट्स भी लिखे होंगे, अपन एनसीईआरटी की हेडिंग से चल रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है तो भैया थोड़ा सा इसको अलग कलर कर दो यार, ताकि हमारा ध्यान जाए इस बात पर। तो लो भैया, लो भैया, लो भैया। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटेशन। भैया क्या अकाउंटिंग में सब कुछ सुनहरा है क्या? हाय, सुनहरे सपने कितने अच्छे होते हैं, पर जब मम्मी जगा देती हैं तो टूट जाते हैं ना। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी हर चीज बेस्ट हो जरूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन यानी कि आपको इसको डीमेरिट्स में भी कोई पूछ सकता है या कमी के ऊपर भी पूछ सकता है कि व्हाट अकाउंटेंसी लैक। तो अंग्रेजी को ध्यान रखना, आपको ये आंसर देने। सबसे पहली बात, अकाउंटेंसी इज नॉट फुली एग्जैक्ट, यानी कि कभी भी अकाउंटेंसी के फिगर फुली एग्जैक्ट नहीं होते। कई बार यहां पे कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ प्रोविजंस लगाए जाते हैं। अब ये जो प्रोविजंस होते हैं ये शायद अभी आपको नहीं समझ में आएंगे, धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आएंगी। प्रोविजन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। अब ये प्रोविजन यानी कहीं ना कहीं शायद इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये शायद कंफर्मेशन तो नहीं है ना। जैसे मैंने आपको बताया था एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। अब डेप्रिसिएशन कितना % लगता है ये मैंने कैलकुलेट तो किया, पर क्या ये एग्जैक्ट हो सकता है? क्या जो मैंने कैलकुलेट किया वो एकदम सही होगा? नहीं ना, ये एक अनुमानित है। तो अनुमानित यानी कि फुल एग्जैक्ट नहीं है। तो अगर आप ये सोचो कि ये जो लिखा है ना ये पत्थर की लकीर है, तो ऐसा नहीं है। फिर अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कई बार इसमें अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि हो सकता है कि रियलिटी से बहुत दूर हो। जैसे बहुत सारे घोटाले सामने आते हैं तो उसमें किताबों में लिखा होता है कि भाई इन्होंने 10 लाख की सेल की है, बाद में उसके बाद अंदर जाके पढ़ोगे तो वो क्रेडिट सेल है। फिर उसके अंदर जाके पढ़ोगे तो जो डेटर के नाम है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, पर आपको तो दिखाई नहीं देगा, इतनी अंदर घुस नहीं पाते कई बार लोग। तो कई बार अकाउंटिंग में अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। अब खेलने वाले तो खेलते ही हैं, है ना, चालाक ब्रो चालाक। फिर अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को ये इग्नोर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा अकाउंट से फिगर का गेम है। कई बार कंपनीज को इसलिए भी फायदा होता है क्योंकि उसके लेबर बहुत स्किल होती है, उनके वर्कर्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके अंदर बहुत अलग जुनून होता है, उनके मैनेजमेंट के डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अकाउंट्स में ये नहीं लिखता प्रॉफिट ड्यू टू मैनेजमेंट डिसीजन, ऐसा वैसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा होता। तो यानी कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को मिस करता है, जबकि कई बार वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा भैया जी जून में, गर्मी बहुत तेज थी। मान लीजिए अगर अपन फल फ्रूट की कोई ऐसी शॉप है जिसमें फल फ्रूट के अपन डिपेंडेंस है, अब गर्मी बहुत तेज थी भाई,
तो उस समय पर चीजें कम पैदा हुई या उस तरीके से नहीं हुई तो आपकी कॉस्ट ज्यादा लग गई, फिर बारिश आ गई तो आपकी और कॉस्ट ज्यादा लग गई, लेकिन ठंड आया तो प्राइस थोड़ा कम हो गया। परंतु इसमें ऐसे पता नहीं चल पाता है क्योंकि ये तो ओवरऑल लेता है। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि प्राइस अगर किसी चीज की चेंज हो रही है तो उसका इंपैक्ट हमें नहीं पता चलेगा, हमें तो सीधा ये पता चलेगा फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो हम डिटेलिंग में नहीं जा पाते हैं। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एक प्रॉब्लम है। फिर अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। भैया विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ कि थोड़े से जो चालाक होते हैं ना, ऐसा चालाक वैसे नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चालाक होते हैं ये लोग, क्या ना बुक्स की एंट्री ऐसे करते हैं कि आपको देख के लगे वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्या कंपनी है भाई, है ना। तो ये इस टाइप की विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है। तो विंडो ड्रेसिंग मतलब बुक्स को इस तरीके से मेंटेन किया जाता है, इस तरीके से एंट्री डाली जाती है कि सबको लगे कि वाह यार क्या कंपनी है भाई, बड़ी मजेदार कंपनी, इस कंपनी के शेयर खरीद लेता हूं। समझ रहे हो। और जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये अब भैया ऐसा कोई करता क्यों है? उसको दिल में दर्द नहीं होता, उसको नहीं लगता कि ये गलत कर रहा है वो। आपका कहना तो सही है लेकिन नहीं लगता तभी तो वो करता है। ठीक है जी। तो ये कई बार लोग करते हैं तब ये लिमिटेशन, अगर ना करें तो नो लिमिटेशन भाई, अगर ये वाला ना करें तो ये लिमिटेशन नहीं बनी, करते हैं इसलिए लिमिटेशन लिखी हुई है। ठीक है जी। ओके। कई बार क्या होता है जब अपन 11वीं में आते हैं पहली बार सुनते हैं भैया कोई अपनी मर्जी से भी रिकॉर्ड कर सकता है क्या? नहीं कर नहीं सकता, प्रूफ चाहिए, लेकिन कई लोग प्रूफ बना लेते हैं यार, उल्टे प्रूफ। समझ रहे हो। तो इसलिए ये लिमिटेशन है और कई बार हम जब उसको एनालाइज करेंगे तो ये बातें नहीं पकड़ पाते। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आता है रोल ऑफ अकाउंटिंग। भैया क्या है रोल अकाउंटिंग का? तो अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला रोल तो है ये, इट्स जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। ये क्या है? एक प्रकार की लैंग्वेज है। जैसे आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, है ना, तो एक लैंग्वेज है। वैसे ही अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज का काम करती है। जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखते हो आपको समझ में आने लगता है कि कंपनी ने किस चीज में ज्यादा खर्चा किया, किस चीज में कम खर्चा किया, कहां से ज्यादा पैसे मिले, क्या सेगमेंट उनका अच्छा है, क्या सेगमेंट उनका बुरा है। तो ये एक तरीके का लैंग्वेज है। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, यहां पर जब भी आप कोई चीज रिकॉर्ड करते हो तो वो उस वैल्यू पे करते हो जिस वैल्यू पे आपने खरीदा होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं। तो एक प्रकार से ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। रोल ऑफ डिटरमाइनिंग इन द नेट प्रॉफिट। अब जब मैं ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं ना, तो इसमें अपन लास्ट में प्रॉफिट निकालते हैं। ये जो इनकम स्टेट है ना, इसी में अपने को लास्ट में जो प्रॉफिट मिलता है उसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं नेट प्रॉफिट, या अगर लॉस होगा तो उसको लॉट नेट लॉस बोलते हैं। ये अपन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे वहां पर पढ़ेंगे, है ना। तो भैया जी ये है। अब यहां पर क्या होता है कि ये फिर हमें यहीं से पता चलता है, तो अकाउंटिंग का ही तो रोल है ये। फिर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बैलेंस शीट कितनी है आपके पास, कितने एसेट्स हैं, कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है आपकी, कितनी वीकनेस है यानी लाइबिलिटीज हैं, तो वो भी पता चलता है, ये भी रोल है। और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि यहां पर जो भी चीज आप रिकॉर्ड्स में मेंटेन करते हो वो एक इंफॉर्मेशन होती है, एक तरीके की, वो बता रही होती है कि कंपनी किस चीज में अच्छी है, क्या सेगमेंट है, क्या क्या अच्छा काम किया है, कहां से उनको ज्यादा पैसा मिला, कहां उन्होंने ज्यादा पैसा खर्च किया। तो एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया ना, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तभी तो आप कम्युनिकेट करते हो एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करने के बाद। तो भैया ये इसके क्या हो गए? रोल हो गए। ठीक है जी। चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं। अब है टाइप्स, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे पहला काम है, जहां पे पैसे की कैलकुलेशन होती है, प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, उसको अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट जो लगती है, और कॉस्ट मतलब हम तो क्या करते हैं, भैया ये पेन है ना, ये पेन मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 500 रुपए का खरीदा, अच्छा तो ये मेरी कॉस्ट हुई, नहीं, पर इस पेन को बनाने वाले ने क्या क्या कॉस्ट ली होगी, पेंसिल लिया होगा, ये देखो ऊपर रबर है, रबर, ये इसकी डिजाइन बनाई गई है तो डिजाइनिंग चार्जेस भी लगे होंगे, इसको मशीन के अंदर डाला होगा ताकि ऐसा बन के आए तो कुछ अलग चार्जेस लगे होंगे, लेबर लगी होगी, तो वो सब की जो कॉस्टिंग की जाती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आती है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग्स होती हैं, जहां पे मैनेजमेंट का रोल होता है, वो इसके अंदर आ जाती है। फिर टैक्स अकाउंटिंग, जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है ना, जीएसटी की कैलकुलेशन हो चाहे डायरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन हो। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी होती है। अब सीएसआर होता है एक, है ना, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। इसके अंतर्गत कंपनीज बहुत सारी, एक क्राइटेरिया होता है, आप आगे चल के सीए में पढ़ोगे तो उतने लेवल का आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, उतने लेवल का फंड रखना पड़ता है ताकि आप सीएसआर एक्टिविटी कर सको। तो जाहिर सी बात है अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है तो उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं पे कुछ कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो उसकी भी तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये उसके अकाउंटिंग है। ठीक है। तो टाइप्स या ब्रांचेस, कई बार सवाल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में आता है, कई बार स्कोप में, कई बार ब्रांचेस में, तीनों में आपको आंसर्स यही लिखने हैं। ओके जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूजर्स, इंटरेस्टेड पार्टीज, कौन कौन से लोग हैं भैया? इंटरनल यूजर्स में यूं तो आपको याद होगा हमारे पास दो होते हैं, ओनर्स एंड मैनेजमेंट, क्योंकि ये अंदर के लोग होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंप्लॉय है जिसके पास अंदर की खबर है और वो बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड करता है तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। कई किताबों में ये आपको एक्सटर्नल में मिलेगा। एक्सटर्नल में मतलब उन इंप्लॉयज से है जिनका बहुत ज्यादा बिजनेस के साथ रोल नहीं है, आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, पर जिनके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं वो इंटरनल यूजर्स के अंदर आते हैं। तो ये एक बाइफरिकेशन आपको याद रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार दे रहा हूँ। ठीक है भैया जी। तो ये ओनर का काम क्या है भाई? पैसे लगाए, मुनाफा चाहिए।
भैया जी हमारे पास मैनेजमेंट का काम क्या है, उन्हीं का तो मेन काम है, सारा काम तो इन्हीं का है कि भैया देखना, पॉलिसी बनाना, कौन कैसे काम करेगा, कहाँ पे हम खर्च करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सब कुछ देखना, क्यों फायदा हुआ, क्यों नुकसान हुआ, कौन सा सेगमेंट अच्छा है, क्यों अच्छा है, कौन सा सेगमेंट बुरा है, क्यों बुरा है, ये सब देखना, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना, वो सब मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट की तो हर लेवल पे नजर रहती है। फिर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स का बेसिक काम वही है भैया, मालिक जी इतना पैसा कमाया है यार, थोड़ा सा रिवॉर्ड हमको भी दो, थोड़ा सा इंसेंटिव हमको भी दो, थोड़ी हमारी भी वेजेस बढ़ाओ, है ना। तो अपने वेजेस के लिए ये लोग ध्यान देते हैं, तो ये इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। फिर एक्सटर्नल में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि यहाँ से बिजनेसमैन लोन लेते हैं, तो इनका ध्यान होता है कि भाई ये लोन चुकाएंगे कि नहीं, टाइम पे चुकाएंगे कि नहीं। ठीक है, फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये कौन होते हैं, वो लोग जो आपको कभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके भी तो आपको अट्रैक्ट करना है, तो उसके हिसाब से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। क्रेडिटर्स, ये आपको छोटे टाइम के लिए उधार देते हैं, तो इनकी नजर होती है कि भाई आप इनका उधार टाइम से चुका पाओगे कि नहीं, क्योंकि आपको उधार में कोई सामान दे रहे हैं, तो आप पैसे तो चुकाओगे ना, जो क्रेडिट पीरियड मेंटेन होता है, तो ये आपकी क्रेडिट वर्दनेस भी चेक करते हैं। फिर गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज, ये तो इनका तो ध्यान पूरा होता है, भाई टैक्स सही से दे रहे हो कि नहीं, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं, है ना, केमिकल की फैक्ट्री जितनी दूर लगी होनी चाहिए, अगर आपकी केमिकल का बिजनेस है, लगा रहे हो कि नहीं, सब पे इनकी नजर होती है। फिर रिसर्चर्स, ये भैया जी जब कोई कंपनी बहुत कमाती है तो रिसर्च करते हैं, क्यों करा रही थी, क्या रीजन था, ये और वो, और जब गिरती है तो क्यों गिर गई, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई, तो उसके ऊपर पूरा रिसर्च करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं बिजनेस के अंदर। आप देखते होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर खरीदते होंगे तो बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ होती है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल लिखे होते हैं, वो क्या है, रिसर्च ही तो है। फिर कंज्यूमर भैया, जो भी आपका कंज्यूम करने वाला है प्रोडक्ट, उसको क्वालिटी से ध्यान है, ये उन सब चीज़ों से ध्यान है। पब्लिक, ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऊपर के इंपॉर्टेंट है। पब्लिक का ध्यान है भैया, सही टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि नहीं, कहीं नेचर को खराब तो नहीं कर रहे, कहीं जिस इलाके में आपने बिजनेस बना रखा है उस इलाके के जो भी एनवायरमेंट्स है उनको कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कोई झोलमोल तो नहीं कर रहे। पब्लिक है, ये सब जानती है, सब पे नजर रखती है, एक तरीके का क्या है, सीसीटीवी है ये। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टॉपिक थे। अब आता है एक अलग सा टॉपिक, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इस पर भी 2 नंबर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। बेसिकली देखा जाए तो मैंने जो आपको 7 स्टेप्स बताए थे वही है ये। बुक कीपिंग में हमारे पास पहले 4 स्टेप है क्लासिफिकेशन तक, फिर उसके बाद के 3 स्टेप इसके अंदर है, और इसी दोनों में अपन ने साइंटिफिक नॉलेज जोड़ दी। अगर अपन ने इसमें साइंटिफिक नॉलेज जोड़ दी तो फिर अकाउंटेंसी बन जाता है। शॉर्ट में इतना ही है। तो देखिए बुक कीपिंग का मतलब क्या है, तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन दी सेट ऑफ बुक्स, जे.आर. बैलोटोली के हिसाब से। वैसे देखा जाए तो भैया इसमें 4 स्टेप्स आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको 7 स्टेप बताए थे, उसमें से 4 स्टेप यहां पर है। तो भैया बुक कीपिंग क्या कहते हैं, अपन बुक्स को मेंटेन करना मतलब बुक कीपिंग। पुराने वक्त में हम बुक कीपिंग ही क्या करते थे, धीरे धीरे हमने इसके अंदर बाकी स्टेप्स जोड़े हैं। ठीक है जी, तो ये 4 स्टेप जो है ये बुक कीपिंग कहलाते हैं। भैया अकाउंटिंग क्या कहलाता है, अकाउंटिंग उसके बाद के तीनों स्टेप, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये तीनों स्टेप्स, यानी कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो ये तीनों एक्टिविटीज अकाउंटिंग में इंक्लूड होते हैं। अब इसी के अंदर अपन ने क्या कर दिया भैया जी, सिस्टमैटिक नॉलेज जोड़ दी। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग हम कर तो रहे हैं, लेकिन इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन सबको जब जोड़ दिया जाए, पूरी ओवरऑल 7 स्टेप प्लस सिस्टमैटिक नॉलेज जिसमें रूल्स प्रिंसिपल्स सब जुड़ गए, तो उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। बात खत्म। तो एज पर कोल्हर जी, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी सारी थ्योरी जोड़ लो, सारे प्रैक्टिस जोड़ लो, सबको इकट्ठा कर लो, तो उसको बोला जाएगा अकाउंटेंसी। ठीक है, अब इसी के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो वो अपन देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं जरा, है ना। तो देखिए क्या है बुक कीपिंग और सबसे पहले अकाउंटिंग में डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि भैया इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं, तो ये इसके स्कोप हुए, इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं, ये इसके स्कोप हुए। फिर उसके बाद स्टेज अगर देखा जाए तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले यही करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी स्टेज में ये तीनों स्टेप्स आते हैं। तो पहले बुक कीपिंग होगी, फिर उसके बाद अकाउंटिंग होगी। ठीक है भैया जी, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन काम है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, इनका काम क्या है, असरटेन करना कि फायदा नुकसान क्या हुआ, उसको एनालाइज करना और फिर आगे जाके बताना। ठीक है, सबसे पहले असरटेन करेंगे हम, फिर उसको कम्युनिकेट भी करेंगे इंटरेस्टेड पार्टीज को। तो भैया बाकी के 3 स्टेप यहाँ है, पहले 4 स्टेप यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है भैया, ये नेचर ऑफ जॉब कैसा है, तो ये क्लरिकल नेचर का है। क्लरिकल मतलब टिन 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 टिन, इसमें थोड़ी सी समझ लगती है, यानी एनालिटिकल नेचर का है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है भैया जी, तो अगर भैया जी ये क्लरिकल नेचर का है तो ये जूनियर स्टाफ कर लेता है, इसीलिए जब पहली बार कोई अकाउंटेंट बनता है तो उसको क्लरिकल काम दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उनको हेड
हेड स्टाफ में बढ़ाया जाता है ना, फिर हेड अकाउंटेंट या बाकी कोई नाम दिया जाता है, तो ये सीनियर स्टाफ बनते हैं क्योंकि वो एनालाइज भी करते हैं और फिर उसके हिसाब से डिसीजन भी लेते हैं, तो इनके पास भी कुछ डिसीजन पावर होती है। फिर नॉलेज लेवल, तो जाहिर सी बात है इसमें भैया थोड़ी सी लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, यानी कि अगर मैं सच बताऊं तो आप 11वीं पास करके भी ये मेंटेन कर सकते हो अगर आपने ढंग से पास की है। 12वीं पास करके तो फिर तो ठीक ही है, लेकिन 11वीं में इतना कुछ सिखा दिया जाता है कि आप आराम से अकाउंटिंग कर सकते हो किसी की भी। हाँ, हाई लेवल की नहीं, छोटी मोटी, है ना। इसमें थोड़ी सी हायर लेवल नॉलेज चाहिए क्योंकि ये बुक कीपर से बढ़कर है, थोड़ा दिमाग भी चाहिए होता है। ठीक है जी, एक्स्ट्रा एनालिटिकल स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। तो एनालिटिकल स्टेज अगर देखा जाए तो बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई एनालिटिकल स्किल्स नहीं भी है तो भी काम करेगा। यहां पर तो भैया चाहिए एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, तो एनालिटिकल स्टेज नहीं है, स्किल्स है। चलो स्टेज के हिसाब से लिखा हुआ, लेकिन ये स्किल की बात हो रही है। ठीक है जी। फिर भैया ऐसे ही एक डिफरेंस बनता है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। इसमें क्या डिफरेंस है भैया, तो देखिए सबसे पहली बात तो मीनिंग में कि इसमें भैया 3 स्टेप्स आते हैं। समराइजिंग, है ना, क्लासिफाइंग, इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी। अब आप कह सकते हो भैया रिकॉर्डिंग का मतलब तो वाली है क्या, नहीं, उसके बाद के 3 है। तो एक्चुअली अकाउंटिंग में वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो लिखने के लिए अपन इसको ऐसे लिखते हैं, नाउ इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। यहां पर क्या, ये पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें रूल्स भी हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स भी हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है। फिर स्कोप, अगर मैं स्कोप की बात करूं तो इट इज अ नैरो इन स्कोप। जाहिर सी बात है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं, अगर मैं इसको बुक कीपिंग से कंपेयर करूं तो इसका वाइडर स्कोप है, उसका नैरो है। अगर मैं इससे स्कोप में करूं तो इसका स्कोप नैरो है, इसका स्कोप वाइडर है। देन उसके बाद रिलेशन, अगर मैं देखूं तो इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। भैया जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा, और ये तो भैया दोनों पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि जब तक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग नहीं होगी तो अकाउंटेंसी का कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है भैया जी। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन वही है, एसरटेन नेट रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन और कम्युनिकेट करना है एनालाइज करने के बाद इंटरेस्टेड पार्टीज को। इनका मेन काम क्या है भैया, डिसीजन मेकिंग करनी है। फंक्शन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, तो भैया जी इनको डिसीजन भी बनाने हैं, प्रिंसिपल्स बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं और अच्छा अकाउंटिंग को करना है। तो यहां पर नॉलेज की बहुत हाई लेवल चाहिए। तो अगर आप चाहो तो 2-4 पॉइंट और जोड़ सकते हो। नॉलेज लेवल इसमें इसके मुकाबले कम और इसमें ज्यादा चाहिए, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है जी, डन है सरकार। तो चलें फिर। ठीक है, समरी सीरीज है तो थोड़ी फटाफट रहती है, तो मुझे उम्मीद है कि पहले आपको वन शॉट देखना है, उसके बाद समरी सीरीज देखना। अगर आप पहले समरी सीरीज देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर चलते हैं। सो थैंक यू माय डियर लवली कॉमियंस फॉर बीइंग विद अस, फॉर बीइंग अवर स्ट्रेंथ। थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है यार, मुस्कुराओ ना यार, और मुस्कुराहट को फैलाओ ना यार, क्योंकि दुनिया में वैसे ही नेगेटिविटी है। अब तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है जब गर्मी होती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है जब ठंड होती है। तो एक चीज़ है जिसमें हम सब एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, वो है मुस्कुराहट में। तो बस मुस्कुराइए और इस मुस्कुराहट को फैलाते रहिए। इस उम्मीद के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।